गांव की रातें शहरों जैसी नहीं होती। खास करके अगर हम बात करें पहाड़ों के गांव की, तो वहां पर किसी भी आम जगह से ज्यादा अंधेरी रातें होती हैं। वहां पर अंधेरा बिजली चले जाने से नहीं आता, बल्कि वो जमीन से उठ करके हवा में घुल जाता है। घने जंगलों के पेड़ एकदम शांत रहते हैं, नदी की आवाज तेज लगने लगती है और दूर कहीं बसा कोई शमशान सिर्फ कोई जगह नहीं होती, बल्कि एक मौजूदगी बन जाता है। ऐसी ही जगहों पर पनपती है ढेर सारी कहानियां, जिनका इरादा ना तो किसी को डराने का होता है और ना ही वो पहले से तय होती है। बस होती हैं तो कुछ इस तरह से जैसे गांव के लोग रात के बाद सुबह का इंतजार करते हैं। इस कहानी में भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। काम, पैसा, दोस्ती, सब कुछ वही था जो रोज होता है। किसी ने भी उस शाम ये नहीं सोचा था कि आज कुछ अलग हो सकता है, और शायद इसीलिए जो हुआ उसने ज्यादा गहरा निशान छोड़ दिया, क्योंकि जब डर बिना वार्निंग के आता है तो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि नींद में भी बस जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिनका नाम बिट्टू था। बिट्टू की कद काठी बहुत एवरेज सी थी, लगभग 5'7" के आसपास। ना बहुत ज्यादा लंबी ना बहुत ज्यादा चौड़ी, लेकिन गांव के लोग इन्हें सिर्फ नाम से नहीं बल्कि बड़े प्यार और अपनेपन से जानते थे। इस गांव में हर कोई उसे सिर्फ बिट्टू कहता, और ये नाम सुनते ही उसे एक बहुत ही ज्यादा फैमिलियरिटी का एहसास होता था। बिट्टू हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता था। एक ऐसा इलाका जहां पर लाइफ बहुत ही ज्यादा सीधी और सिंपल चलती थी। दिन भर काम, थोड़ी मस्ती और शाम में हल्की थकन, बस यही उसकी जिंदगी का रूटीन था। बिट्टू को ट्रैक्टर चलाना बहुत अच्छे से आता था और साथ ही साथ वो गाड़ी भी चला लेता था। अगर सारे दिन में कभी उसे गाड़ी का काम मिल जाए तो सारा का सारा दिन उसका गाड़ी चलाने में बीत जाता था, और अगर कभी काम ना हो तो ट्रैक्टर के साथ मिट्टी, रेत और खेतों में उसका दिन बीतता था। बस यही सब उसकी लाइफ थी, एकदम नॉर्मल और सीधी सी। ये बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी कहानी की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू होती है, जैसे गांव के कई दिन शुरू होते हैं। बिट्टू भी उस दिन ये नहीं जानता था कि जिस दिन को वो एक नॉर्मल काम की शाम समझ रहा है, वो शाम उसके जहन में एक ऐसी याद छोड़ जाएगी जो बाद में चुपचाप उसके मन के किसी अंधेरे कोने में अपनी जगह बना लेगी। शाम का वक्त था और उस दिन बिट्टू को गाड़ी का चक्कर नहीं मिला था। ऐसा अक्सर होता था कि कभी काम कम होता या कभी नहीं होता था, क्योंकि यह सब कुछ सीजन पर डिपेंड करता था। अब बिट्टू ने उस दिन सोचा कि सारा दिन यूं ही खराब करने से बेहतर है कि ट्रैक्टर निकाल कर थोड़ी मिट्टी ले आई जाए और उसे ईंट के भट्टे पर गिरा दिया जाए जहां पर ईंटें बनाई जाती है। यह काम भी बिट्टू के लिए कोई नया नहीं था, यह उसके रोजमर्रा का हिस्सा था। उसके गांव के पास ही स्वां नदी बहती थी। स्वां नदी को सौरो ऑफ ऊना भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के सीजन में वहां पर काफी ज्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं जो आसपास के इलाके में काफी तबाही मचाते हैं। हालांकि उस समय नदी शांत थी, और वैसे भी दिन के वक्त वहां पर पानी इतना ज्यादा कम होता है कि छोटे बच्चे अक्सर वहां पर नहाने के लिए भी चले जाते हैं। नदी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था जहां से गाड़ियां गुजरती थी। इस पुल के नीचे से ही लोग अक्सर रेत और मिट्टी भरा करते थे। अब बेसिकली वहां पर रेत काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती थी, तो सिर्फ बिट्टू ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी यहां पर ईंट भट्टों के लिए या फिर कुछ अन्य कामों के लिए मिट्टी और रेत भरने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन बिट्टू पास ही के गांव में एक शादी में गया हुआ था। उसने सोच रखा था कि अगर आज मैं यहां से जल्दी निकला तो थोड़ी मिट्टी भरकर ईंटों के भट्टे पर गिरा दूंगा। अब उस शादी से फ्री होते होते बिट्टू को करीब 3 से 4 बज गए थे, और जब वो घर पर लौट करके आया तो उसने ज्यादा आराम भी नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें दौड़ रही थी कि चलो थोड़ी मिट्टी भर करके ले आता हूं। अब बिट्टू अपना ट्रैक्टर लेकर के घर से निकला और वो नदी की ओर निकल गया। करीब शाम के 6 बजे के आसपास बिट्टू ने अपनी पहली ट्रॉली मिट्टी की भरी और फिर 7 बजे के आसपास उसे भट्टे पर जाकर के गिरा दिया। जब वो मिट्टी डालकर भट्टे से फ्री हुआ तो वहीं उसे पास में ही एक लोकल अंकल मिल गए जो कहीं पर जा रहे थे। बातों बातों में जब अंकल से उसकी बात हुई तो अंकल ने उससे पूछा कि एक मिट्टी की ट्रॉली क्या रेट पड़ती है। सामने से बिट्टू ने जवाब दिया कि अरे कोई बात नहीं अंकल, जब गिरवानी हो बता देना, पैसे का क्या है, आपसे बाद में ले लेंगे। वो अंकल इस गांव के ही रहने वाले थे। थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद अंकल ने कहा कि घर के आंगन के लिए मिट्टी चाहिए पूरी 4 ट्रॉली। बिट्टू ने पूछा कि कब चाहिए, तो सामने से अंकल ने जवाब दिया कि अगर अभी ला सके तो अभी ला दे। सामने से बिट्टू ने बड़ी सादगी में जवाब दिया कि ठीक है अंकल, 2 ट्रॉली अभी गिरा देता हूं और 2 ट्रॉली बाद में गिरा देंगे। उस वक्त बिट्टू ने ज्यादा सोचा नहीं,
हालांकि अभी तक काफी ज्यादा लेट हो गया था और 2 ट्रॉली मिट्टी लाने में उसे काफी ज्यादा समय भी लग जाता, लेकिन क्योंकि ये उसका रोज का काम था तो बिट्टू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो ये काम बहुत जल्दी कर देगा। हर रोज की तरह एक नॉर्मल सा काम, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शाम आगे चल करके एक याद बन जाएगी। वो भी एक ऐसी याद जो कि कोई अच्छी याद नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक याद होने वाली थी। वहां से निकलकर बिट्टू ने सबसे पहले अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया। क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी तो उसे लग रहा था कि जितने ज्यादा लोग होंगे काम उतनी ज्यादा जल्दी हो जाएगा और मिट्टी फिर ट्रैक्टर में लोड करने में भी मदद हो जाएगी। दूसरी बात वो ये सोच रहा था कि अगर किसी इंसान के पास ट्रैक्टर हुआ तो फिर उसे 2 चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही बार में वो 2 ट्रॉली मिट्टी अंकल के आंगन में गिरा देगा। लेकिन किस्मत उस शाम थोड़ी सी कंजूस थी। कुछ दोस्त बाहर गए हुए थे और कुछ अभी तक शादी से ही नहीं लौटे थे। आखिरकार उसके घर के पास रहने वाला एक आदमी मान गया और फिर थोड़ी देर के बाद एक दोस्त और मान गया जो खुद ट्रैक्टर चलाता था। अब क्योंकि उसका एक ट्रैक्टर चलाने वाला दोस्त भी आ गया था तो उसने सोचा कि क्यों ना 4 ट्रॉली मिट्टी आज ही डाल दी जाए। बिट्टू ने उस दोस्त से एकदम सीधी बात की, यार 4 ट्रॉली मिट्टी गिरानी है तो एक ट्रैक्टर तू ले चल और एक मैं ले चलता हूं तो हम दोनों का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ट्रैक्टर वाले दोस्त ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा कि चल ठीक है यार, चल लेता हूं क्योंकि मुझे भी पैसों की थोड़ी सी तंगी चल रही है तो काम भी हो जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। इस तरह बिना ज्यादा प्लानिंग के, बिना किसी अंदेशे के बिट्टू, उसका दोस्त और वो ट्रैक्टर वाला, ये तीनों घर से मिट्टी लेने के लिए निकल गए। अब घर से नदी का रास्ता करीब आधे घंटे का था और ये लोग 8 बजे के आसपास निकले थे तो करीब 8:25 के आसपास ये लोग उस नदी के किनारे पहुंच गए थे। काम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। ये तीनों लोग ट्रॉली के अंदर मिट्टी भर रहे थे और ये काम करते करते उन्हें लगभग 2.5 घंटे बीत गए थे। रात यहां पर गहरी होती जा रही थी और करीब 11 बजे तक दोनों ट्रैक्टर्स की ट्रॉली में मिट्टी लगभग भर चुकी थी। तीनों यहां पर बहुत बुरी तरह से थक चुके थे और उनकी सांस फूल रही थी, लेकिन बिट्टू की ट्रॉली में अभी तक मिट्टी पूरी तरह से भरी नहीं थी तो उसने दोस्तों से कहा कि तुम लोग मिट्टी डालते रहो, मैं जरा होकर के आता हूं। बिट्टू वहां से थोड़ा सा आगे चल करके खुले एरिया में चलने लगा। थोड़ा सा हट करके वो वहां से आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर पानी के बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज पर टिक गई। नदी के बीचों बीच एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बिल्कुल सीधे बिना हिले ढुले वहां पर खड़े हुए थे। इन चारों ने बहुत लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे जैसे किसी शेख का लिबास हो। शुरू में तो बिट्टू को ऐसा लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है क्योंकि वैसे भी उस एरिया का माहौल थोड़ा सा अजीब सा ही था। इस नदी के एक तरफ एक बहुत बड़ा शमशान था जहां से रात के समय फॉग या धुंध उड़ती हुई दिखाई देती थी और दूसरी तरफ एक घना जंगल था जिसकी तरफ इस समय देखने में भी डर लग रहा था। बीच में ये तीनों खड़े हुए थे और इस समय यहां पर बिट्टू का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां पर? सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। बिट्टू ने फिर से पूछा कि मैं पूछता हूं कौन हो तुम लोग? लेकिन सामने खड़े वो चारों लोग ऐसे खड़े रहे जैसे पानी के बीच में पत्थर खड़े कर दिए हो और उन्हें इंसानी शक्ल दे दी गई हो। उन चारों में से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन बिट्टू की आवाज उसके दोस्तों तक पहुंच गई थी। वो वहीं पर पास में ही मिट्टी भर रहे थे और जिस औजार से वो मिट्टी भर रहे थे उसी को उन्होंने एक हथियार के रूप में अपने हाथ में उठाया और वो दौड़ करके बिट्टू के पास आ गए। क्या हुआ बिट्टू, किससे बात कर रहा था तू? उनमें से एक दोस्त ने पूछा। बिट्टू ने बिना कोई जवाब दिए बस सामने पानी की ओर इशारा कर दिया। इन लोगों ने जब सामने पानी की तरफ देखा तो सबके होश उड़ गए और खास करके बिट्टू के, क्योंकि अभी तक बिट्टू ने सामने जो 4 लोग देखे थे अब उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर से उभरते जा रहे हो एक के बाद एक। उनकी गिनती अब सिर्फ 4 लोगों तक नहीं रही थी बल्कि वो काफी ज्यादा हो चुके थे। अब इन लोगों में से एक दोस्त जो हाथ में हथियार लेकर के दौड़ता हुआ आया था और जो काफी ज्यादा दिलेर बन रहा था, वो तुरंत वहां पर घबरा गया और उल्टे पैर वहां से दौड़ गया। वो भाग करके अपने ट्रैक्टर के पास गया और अपने ट्रैक्टर पर चढ़कर वो उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके घर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और वहां से चलाने की कोशिश की, उस ट्रैक्टर का टायर मिट्टी में और ज्यादा धंसने लगा। उसने 2-3 बार ट्रैक्टर आगे पीछे किया, उसका इंजन जोर से गरजाया और किसी तरह से उसने खींच करके ट्रैक्टर को वहां से निकाल लिया। इसके बाद उसने बिना पीछे देखे ट्रैक्टर भगाते हुए वहां से अपने घर की ओर दौड़ लगा ली
और बिट्टू यहां पर एकदम हैरान रह चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ना तो उसने जो नदी में देखा था उस चीज पर, और ना ही अभी अभी जो उसके दोस्त ने उसके साथ किया था उस चीज पर। अब बारी बिट्टू की थी। बिट्टू और उसका दोस्त भी अब भाग करके अपने ट्रैक्टर के पास पहुंच गए थे। बिट्टू जल्दी से ट्रैक्टर पर बैठा और बैठते हुए उसने घबराते हुए अपने दोस्त से कहा कि जल्दी बैठ, बस निकलते हैं यहां से। बिट्टू का ट्रैक्टर जिस जगह पर खड़ा हुआ था वहां से बिना टोचन के उसे निकालना पॉसिबल ही नहीं था, और फिर वही हुआ। बिट्टू ने जब ट्रैक्टर स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की तो वो ट्रैक्टर और ज्यादा मिट्टी में धंसता ही जा रहा था। बिट्टू ने रेस दी, स्टीयरिंग घुमाया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो ट्रैक्टर वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहां पर पानी में अभी अभी उसने कुछ साए देखे थे और यहां पर उसका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, और इन्हीं सब के चलते अब बिट्टू की हिम्मत टूटती जा रही थी। इसी बीच जो साए पानी के अंदर खड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहे थे। ट्रैक्टर की हेडलाइट एकदम सीधा उन पर पड़ रही थी, और जैसे ही वो लाइट के दायरे में आए तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि उनमें से किसी के भी पैर ही नहीं थे। वो सारे के सारे साए हवा में फ्लोट कर रहे थे और उनके ऊपर एक कफन नुमा सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था। जब बिट्टू की नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो उसके शरीर में जान ही नहीं रही। वो कोई इंसानी शरीर नहीं बल्कि एक हड्डियों का ढांचा था जिसके ऊपर कफन लपेटा हुआ था। बस इतना देखना ही था कि बिट्टू तुरंत अपने ट्रैक्टर से नीचे कूदा, और कूदते हुए अपने दोस्त से भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भाग। जंगल की तरफ भागने का मतलब होता अंधेरे में और ज्यादा फंस जाना। तो दोनों ने बिना सोचे समझे घर की तरफ दौड़ लगा दी। करीब 100-200 मीटर भागने के बाद इन लोगों के सामने एक शमशान आया। बचने का यहां पर एक ही रास्ता था, वो शमशान की सीढ़ियां। जैसे ये लोग शमशान के अंदर पहुंचे तो अंदर जाते ही इनकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। वो बस वहीं बैठी हुई थी, उसी लिबास में जिस लिबास में लाशों को आग लगा दी जाती है, एकदम काले कपड़ों में। वो औरत इन दोनों को ऐसे देख रही थी कि जैसे उसे पहले से पता हो कि आज की रात ये दोनों यहां पर आने वाले हैं। बिट्टू यहां पर बहुत बुरी तरह से डर चुका था और उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतनी रात में कोई औरत शमशान के अंदर क्या कर रही होगी। वहां का माहौल ही बदल चुका था, खामोशी, अंधेरा और वो औरत। ये सब कुछ मिलाकर के बिट्टू के दिमाग में एक चीज बार बार आ रही थी कि कहीं ये औरत भी कोई भूत प्रेत या परछाई तो नहीं। इन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यहां पर बचना ज्यादा जरूरी था। बिट्टू ने अपने दोस्त को सीधा भागते रहने को कहा, और फिर उन दोनों ने ही अपने डर को कंट्रोल किया और बिना पीछे मुड़े या इधर उधर देखे वो सिर्फ भागते रहे। भागते भागते थोड़ी देर के बाद इन लोगों के सामने सड़क आई, और जैसे ये लोग सड़क पर पहुंचे तब जाकर के इनकी हिम्मत थोड़ी सी वापस आई और इनकी सांस में सांस आई। वहां से स्वां नदी एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी, और वो शमशान भी उनके एकदम सामने था, जैसे रात का सच बिना छुपे उनके सामने खड़ा हो। बिट्टू ने यहां पर बिना वक्त गवाए अपने घर वालों को सबसे पहले फोन किया, और फिर फोन करके अपने उन दोस्तों को बुलाया जो शादी से वापस लौट करके आ चुके थे। बिट्टू यहां पर रोड पर खड़ा हुआ दूर से अपने ट्रैक्टर को देख रहा था जो कि नदी के पास खड़ा था। यहां पर थोड़ी देर पहले उसे जो साए दिख रहे थे, जो कुछ भी उसके आसपास था, अब उन चीजों का नामो निशान भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जब बिट्टू के दोस्त और परिवार वाले सब वहां पर इकट्ठे हो गए तो बिट्टू ने सारी बात शुरू से लेके आखिर तक बतानी शुरू की। बिट्टू ने यह भी बताया कि मेरा ट्रैक्टर अभी भी वहां पर नदी के पास फंसा हुआ है, और एक औरत है जो शमशान के अंदर बैठी हुई है। यहां पर सब लोग एकदम चुपचाप होकर के बिट्टू की बात सुन रहे थे, क्योंकि ये जो बात बता रहा था वो सिर्फ डर की बात नहीं थी, बल्कि उस जगह की एक ऐसी अजीब सी सच्चाई की ओर भी इशारा करती थी जिससे आज तक ये लोग वाकिफ नहीं थे, और इस जगह को ये लोग एक आम जगह समझते थे। बिट्टू के सभी दोस्तों ने हाथ में लठ उठाया और वो शमशान के रास्ते से होकर नदी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ये लोग शमशान के एरिया के अंदर घुसे तो वहां पर एक औरत की हंसी गूंज उठी। ये हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि किसी भी इंसान की वहां पर रूह कांप जाए। यहां पर जितने भी लोग थे सब ने वहां पर अपने हाथों से लठ फेंके और वापस से ये रोड के इस पार भाग आए। बिट्टू के साथ जो दोस्त था वो ये सब होते हुए देख रहा था, और अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि वहां पर जोर जोर से रोने लगा था। ये मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि सबको लगा कि चलो यार ट्रैक्टर कल ही ले लेंगे,
क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि जान है तो जहान है और कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सारे गांव वाले, बिट्टू के दोस्त और रिश्तेदार सब लोग वापस घर आ गए और बिट्टू भी इस सब से इतना ज्यादा थक चुका था कि वो आते ही अपने बेड पर गिरते ही सो गया और फिर वो सारी रात इस तरह से बेहोश रहा कि उसकी जाग सीधा जाकर के सुबह 7-8 बजे खुली। सुबह 7-8 लोग जब इसका ट्रैक्टर लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। इन लोगों ने ट्रॉली मिट्टी से खाली कर दी ताकि ट्रैक्टर को वहां से निकाला जा सके। एक और जो दोस्त था जो ट्रैक्टर लेकर के भाग गया था, उसका ट्रैक्टर भी रास्ते में बंद हो गया था और उसे भी ट्रॉली रास्ते में खाली करनी पड़ी थी अपने घर पहुंचने के लिए। ये सब चीजें देख करके यहाँ पर लोग समझ गए थे कि रात को जो हुआ वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि सुपरनैचुरल पावर्स के मौजूद होने का एक बहुत ही ठोस निशान था। इसके बाद बिट्टू उस अंकल के घर गया और उन्हें जाकर के उसने एकदम साफ साफ मना कर दिया कि मुझसे ये मिट्टी का काम नहीं हो पाएगा, आप किसी और से करवा लेना। उस दिन के बाद से बिट्टू ने रात का काम भी एकदम बंद कर दिया, क्योंकि वो मान चुका था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिन के लिए होती हैं और जहां पर रात को बिल्कुल नहीं जाना होता। लेकिन उस रात का असर सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ। पहले बिट्टू को कोई साल या 2 साल में एक आध बार स्लीप पैरालिसिस होता था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बिट्टू को हफ्ते में 2 से 3 बार स्लीप पैरालिसिस होने लगा। नींद तो आ जाती थी लेकिन जिस्म साथ नहीं देता था। आंखें खुल जाती थी, सांस चल रही होती थी, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल बेजान रहते थे। ऐसा लगता था जैसे सीने पर कोई बोझ बढ़ गया हो और कमरे की हवा बहुत ही ज्यादा भारी हो गई हो। बिट्टू आज तक नहीं समझ पाया है कि यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस है या फिर उस दिन के बाद का कोई असर है जो आज तक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां पर नींद से ज्यादा डर गहरा होता है और उस रात की कहानी ने बिट्टू की जिंदगी को बदल करके ही रख दिया। दिन के वक्त जो पहाड़ एकदम शांत और खूबसूरत दिखाई देते हैं, रात होते ही उनका चेहरा ही बदल जाता है। जैसे हर पहाड़, हर पेड़, हर घाटी रात के वक्त अपनी पुरानी यादों को सामने निकाल करके रख देती हो। बिट्टू के साथ जो हुआ उसे सिर्फ एक कहानी कह देना शायद ठीक नहीं होगा। यह हमें एक सच की याद दिलाता है जिसे पहाड़ों में रहने वाले लोग रोज महसूस करते हैं। पहाड़ों में रह करके हम लोग प्रकृति का अदब सीख जाते हैं। यहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक सीमा है, एक वार्निंग। बिट्टू के साथ जो हुआ शायद वो एक इशारा है कि कभी कभी हम लोग समय की सीमा भूल जाते हैं और तब ये एंटिटीज हमें याद दिलाने आती हैं, कभी सीधे तरीके से तो कभी डर के जरिए कि ये वक्त का पहर उनका है। आज भी पहाड़ों में रात उतरते ही यहाँ की हवा थोड़ी सी भारी हो जाती है और इसीलिए शायद यहाँ के लोग कहते हैं कि रात से दोस्ती मत करो, उसकी इज्जत करो। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।